24 का चैंपियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम बात करेंगे हॉट सीट की। और हॉट सीट में आज बात बिहार और यूपी की एक एक सीट की। एक अगर कृष्ण की नगरी है तो दूसरी भगवान बुद्ध की। कृष्ण की नगरी में सियासत की कितनी शांति है और किसकी बांसुरी पर जनता इस बार वोट करने वाली है, ये हम जानेंगे। और बिहार में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर गया सीट पर मांझी की नैया कैसे लगेगी पार। आज दिन भर सियासी गलियारे में दो ही नामों की चर्चा रही, एक हेमा मालिनी का और दूसरा बॉक्सर विजेंद्र सिंह का। अगर सब कुछ ठीक होता, पहले जैसे होता, तो दोनों के बीच में मथुरा में चुनावी टक्कर हो रही होती, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि पहले जो चुनावी दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला था, तो विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की पहले उम्मीद थी कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने पाला बदला और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब ऐसे में ये सवाल था कि हेमा मालिनी के खिलाफ वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। तो कांग्रेस ने मथुरा से मुकेश धनगर को उतारा है, लेकिन लगता ये है कि मुकाबला मथुरा में ना होकर हेमा मालिनी से कहीं और हो रहा है। क्योंकि आज दिन भर सुरजेवाला के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। फिलहाल हम चलते हैं मथुरा सीट पर और देखते हैं कि वहां का सियासी समीकरण क्या है, पब्लिक का मिजाज क्या है, पब्लिक किसे वोट करने वाली है और पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। तो पहले देखते हैं मथुरा सीट का सियासी हाल। बीजेपी के साथ आरएलडी, मथुरा में जीत पक्की। राधे 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 राधे। हेमा मालिनी जी यहाँ पे प्रत्याशी बनी है, तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा। ब्रजभूमि में हेमा लगाएंगी हैट्रिक। जो जो जरूरत है हमारे विकास के लिए, हमारे विकसित मथुरा के लिए, वो सारा काम होगा। ड्रीम गर्ल पर कमेंट, फंस गई कांग्रेस। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो नहीं के लिए बनाते होंगे। मौसम में गर्मी के साथ भगवान कृष्ण की धरती मथुरा में सियासी पारा भी चढ़ने लग गया है। पश्चिमी यूपी की ये लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। मथुरा से एक बार फिर बीजेपी से बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मैदान में है। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर दिए गए बयान को लेकर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो नहीं के लिए बनाते होंगे। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी का, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं, ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। पहले कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट और अब हेमा पर सुरजेवाला का आपत्तिजनक बयान। चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस चौतरफा घिरती नजर आ रही है। एक तरफ उनके तमाम बड़े नेता एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जनता भी नकारती नजर आ रही है। मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन है। सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। कृष्ण जन्मभूमि में चुनावी महासंग्राम की बात करें, बीजेपी ने एक बार फिर हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी लगातार 2 बार से यहां सांसद हैं और इस बार हैट्रिक के इरादे से मैदान में हैं। हेमा के सामने है कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर और बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह। कभी आरएलडी का गढ़ रही मथुरा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी।
जबकि आरएलडी प्रत्याशी को एसपी बीएसपी का समर्थन मिला हुआ था। इसके बाद भी विपक्ष को जीत नसीब नहीं हुई। इस बार तो आरएलडी भी बीजेपी के साथ है, लिहाजा ड्रीम गर्ल अपनी प्रचंड जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। फाइल कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया है। अभी आगे 5 साल के लिए हम करेंगे काम। अभी तो चुनाव लड़ना है, 26 को वोटिंग है, तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं। मैं तो ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर ये उनसे प्रार्थना और आग्रह, उनके चरणों में शीश जगाकर ये उनसे मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। फिर देखना, उनके बीच का बालक है, ब्रजवासी है। मुझे तो रात को 12 बजे बुलाओगे तो बाइक पे बैठ के चल दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर का कहना है कि ये चुनाव प्रवासी बनाम ब्रजवासी होगा। मैं किसान मजदूर का बेटा हूं और यमुना को साफ करने के लिए काम करूंगा। दरअसल हेमा मालिनी बाहरी हैं और ज्यादातर मुंबई में रहती हैं, इसलिए कांग्रेस ये मुद्दा उछाल रही है। लेकिन मोदी योगी की गारंटी और हेमा जैसी दिग्गज प्रत्याशी के सामने ये मुद्दा चुनाव में कितना टिकेगा, ये वक्त तय करेगा। वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अच्छी तरह से चल रही है। और हम चाहते हैं कि हेमा मालिनी इस पर ध्यान दें और समस्या को समाधान। विकास को जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हो सके, यहाँ पर पर्यटक आए तो 2 पैसे बढ़े। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी मथुरा पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में रहा है। शाही ईदगाह का मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाई गई है। बीजेपी नेता अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी ये नारा बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। कृष्ण भक्तों की मांग है कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बननी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पहले विजेंदर सिंह को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ उतारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त में पाला बदल लिया, जिसके बाद आनन फानन में मुकेश धनगर को टिकट दिया गया। मथुरा सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां जाट और ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में हैं। ठाकुर, जाटव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी काफी है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी ने मथुरा में अपना दबदबा बनाया और लगातार जीत दर्ज की, लेकिन 2004 में कांग्रेस प्रत्याशी मानेंद्र सिंह ने सिलसिला तोड़ दिया। हालांकि बीजेपी से पहले कृष्ण जन्मभूमि आरएलडी का भी कर रही है। 2009 में बीजेपी से गठबंधन के चलते जयंत चौधरी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनाव लड़ने वाले किसी भी कैंडिडेट से आप बात करिए, पूछिए या उसके समर्थक और कार्यकर्ता से, तो वो आपको एक ही बात कहेंगे कि वो इस बार का चुनाव वही लड़ रहे हैं, चाहे उनके अपोजिशन में, चाहे उनके अपोजिट कोई भी कितना हैवी वेट, कोई भी कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। मथुरा का होने वाला क्या हाल है, उसके लिए थोड़ा जाति गणित आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत कुछ अंदाजा उससे आपको लग जाएगा। ये देखिए, ये मथुरा का जाति समीकरण है। कुल वोटर है 17.5 लाख, 50 लाख, यानी तकरीबन 18 लाख की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें जाट वोटर 3 लाख है और ब्राह्मण 2.75 लाख, ठाकुर भी तकरीबन उतने ही 2.25 लाख के करीब, जाटव 1.60 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख के आसपास, वैसे 1.25 लाख और अन्य 3 लाख। अगर आप जाट और ब्राह्मण को देखें तो ये जाट वोटरों की संख्या 3 लाख है। वहाँ पर आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, तो ओबियसली उसका फायदा उसको मिलने वाला है वहाँ पर। वैसे भी हेमा मालिनी के साथ जो सेलिब्रिटी फैक्टर है, उसकी वजह से वो 2 बार बाहरी होने के बावजूद, जो कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, बाहरी होने के बावजूद वो जीतती रही हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये है कि 2014 में उन्होंने वहाँ से जयंत चौधरी को हराया था, जो अपने आप में बड़े नेता हैं उस इलाके के। अब जरा आप पिछले साल के चुनाव का इक्वेशन देखिए। पिछले साल हेमा मालिनी को तकरीबन 60% वोट मिले, 60 के 71 कह लीजिए, 60.79%, और उनके सामने कुंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी के थे, जिनको कि 34.26% वोट मिले, यानी कि लगभग 2 गुने के आसपास आप कह सकते हैं, उससे थोड़ा ही कम ये वोट परसेंटेज पिछली बार का है, जो 2019 के चुनाव हुए। अब ये 2014 जिसकी बात मैं पहले कर रहा था, अब यहाँ पर भी अंतर देखिए आप।
हेमा मालिनी 53.929% है जो बीजेपी के वोट है, और जयंत चौधरी को 22.62%। बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 30% का मार्जिन है। यानी कि कास्ट फैक्टर और बाकी सारी चीज़ों से इतर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी या योगी मोदी कॉम्बिनेशन की पॉपुलैरिटी सब पर हावी है। अब इसको थोड़ा और पीछे, एक चुनाव और पीछे चलते हैं। ये 2009 है। उस बार देखिए, ये 2009 का चुनाव तब है जब मोदी सीन में नहीं थे और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस बार जयंत चौधरी की जीत होती है, आरएलडी के उम्मीदवार के तौर पे 52% वोट उनको मिलते हैं, और उनके सामने बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा हैं जिनको कि लगभग 29% है। यानी जब बीजेपी सीन में नहीं थी, मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर इस तरह नहीं हुआ था, 2014 वाली लहर नहीं थी, तो नतीजे आपको दिख रहे हैं कि कैसे थे। उससे पहले के सिचुएशन डिफरेंट है। ये कंडीशन और ये पोजीशन आरएलडी की या बीजेपी के या उस गठबंधन की, आप मथुरा और इलाके के आसपास की सीटों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये था मथुरा सीट का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं बिहार। बिहार में गया सीट की बात करेंगे। एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी को एक ही सीट मिली है, और वो सीट है ऐतिहासिक गया सीट, जहां से एक बार फिर जीतन राम मांझी मैदान में हैं। मजे की बात यह है कि 2014 और 2019 यानी पिछले दोनों चुनाव जो हुए उसमें उन्हें वहां पर हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि पिछली बार उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या मांझी इस बार अपनी नैया पार लगा पाएंगे। मांझी के सामने आरजेडी से हैं बोध गया के मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत। वैसे गया का रिवाज ये रहा है कि पिछले 25 साल से यहां मांझी प्रत्याशी ही चुनाव जीतता रहा है। मजे की बात यह है कि जैसा हमने कहा कि वो हार चुके हैं वहां से, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। मांझी मुस्लिम और सवर्णों की बाहुल्य वाली इस सीट पर चुनावी समीकरण इस बार का क्या कहता है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद कर रहे। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। गया में एनडीए को पार लगाएंगे मांझी। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म मेरा होगा, लोगों का आशीर्वाद होगा, तो जैसे सब कुछ मिला है वैसे ये भी मिलेगा। बुद्ध की धरती में क्या है जनता का मूड। सांसद जो भी जीत के जाते हैं सिर्फ अपने इक्के दुके आदमी के बात मानते हुए काम करते हैं। बोध गया में कैसे जलेगी लालटेन। हम काम पे वोट मांगते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। बिहार की वो पवित्र भूमि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। गया बिहार की चर्चित सीट है और पिछले 56 साल से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 साल से इस सीट पर मांझी उम्मीदवारों का ही कब्जा है। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। गया सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि एनडीए की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मैदान में है, जो 2014 और 2019 में इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। इसलिए ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। मांझी के सामने है आरजेडी के कुमार सर्वजीत, जो बोधगया सीट से मौजूदा विधायक हैं और अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी आरजेडी के साथ और महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर गया के मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार मांझी ने उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मांझी अब एनडीए के साथ है और बड़ी जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरे कि मोदी जी चाहे हम उनके गठबंधन में रहें तो
उनके गठबंधन से बाहर रहें, तो जब कभी भी होता है तो हमारे बारे में कोट करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं। हम जब उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो बेशक हमको समय देते हैं, तो इतना प्रतिष्ठा हमको देते हैं। इससे उम्मीद है कि उनको भी लगता है कि गया से अगर एक ऐसा सशक्त सांसद आएगा तो बिहार के लिए कुछ कर सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद करते। अब उनके साथ रहने वाले लोग कभी भगवान राम को गाली देते, कभी ब्राह्मण को गाली देते। तो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है देश में, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती और ये भगवान बुद्ध विष्णु की धरती पे जो इस जिला के नौजवान साथी हैं मेरे ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे और हमें दिल्ली तक भेजेंगे। गया सीट पर महादलित वोटर निर्णायक है। यही वजह है कि सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने के लिए महादलित प्रत्याशी पर ही दांव लगाती रही। पिछले 25 साल से मांझी प्रत्याशी ही बौद्ध तीर्थ स्थली से सांसद बनते आए हैं। गया में कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। 1984 के बाद कांग्रेस यहां से कभी चुनाव जीत ही नहीं सकी। विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में अभी तक विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये सब पर जो है सो अभी तक विकास का कुछ भी नहीं है। अब राज्य सरकार कुछ कोशिश कर रही है, कुछ और डेवलप करने के लिए रोडवे बन रही है और जो कुछ बनाने की योजना बन रही है, लेकिन सांसद के रूप में मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला सांसद मिला है। तो जो भी चुनाव जीते इस बार, जो जनता की डिमांड है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इसमें बदलाव करें और जनता को फायदा पहुंचाएं, तभी सही होगा। गया सीट पर बीजेपी और जेडीयू मजबूत दिख रही है। 1998 में पहली बार यहां कमल खिला था और कृष्ण कुमार चौधरी सांसद बने थे। 2004 में आरजेडी ने बाजी मारी, लेकिन 2009 और 2014 में हरि मांझी बीजेपी से सांसद बने। 2019 में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी और जेडीयू से विजय कुमार मांझी ने जीत दर्ज की। लिहाजा इस बार जीतन राम मांझी के सामने बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती है। वो गया के कद्दावर नेता हैं और 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक अवैध हम उठे घर से, स्कूल से आए और पद मिल गया, उसको परिवारवाद कहते हैं। इसलिए उनका परिवार का परिभाषा गलत है। बिहार की जनता उसको जवाब देगी। अच्छा समझते हैं कि आज हर क्षेत्र के जीत के लिए वो भी आमादा हैं। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। मांझी ने 1980 में राजनीति में कदम रखा था। वो 4 बार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहले वो जेडीयू में थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाई। मांझी के सामने अब की बार पीएम मोदी के मिशन 400 पार को पूरा करने की चुनौती। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। गया के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 2.5 लाख मांझी समाज के वोटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम और राजपूत भूमिहार भी करीब 2-2 लाख हैं। यादव और वैश्य वोटर भी अच्छी खासी तादाद में हैं। यानी एनडीए और आरजेडी दोनों के लिए ये सीट अहम है। अब देखना होगा कि जनता किसे संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनाव से पहले नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी वो रोजगार के बारे में बातें करते हैं, तो कभी विकास के बारे में, कभी पैसे के बारे में, कभी किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन हिंदुस्तान की आज की भी हकीकत यही है कि जिस दिन वोट करने की बारी आती है उस दिन कास्ट यानी कि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर आज भी है। इसीलिए आते हैं पहले गया सीट पर देखते हैं कि जातिगत समीकरण किस तरह का है और वहाँ पर इस बार वोटिंग किस तरह से होने वाली है। आप देख लीजिए, कुल वोटर वहाँ पर लगभग 18
लाख है और ये महादलित कैटेगरी जो है उसमें 2.5 लाख के करीब वोटर है। मुस्लिम 2 लाख, भूमियार और राजपूत मिलाकर भी 2.5 लाख, वैश्य 2 लाख, यादव 2 लाख और अन्य 7 लाख। यानी कि एक महादलित वाला फैक्टर जो है वो एक अहम रोल निभा सकता है। और इस बार चूंकि मांझी को एनडीए का साथ है, इसलिए नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। अब देखिए ये पिछली बार का नतीजा है। विजय मांझी 48.79% वोट के साथ उन्हें जीत मिली थी और हारने वाले कैंडिडेट जीतन राम मांझी थे हमसे। उस बार वो जेडीयू में थे और ये उनके अपोजिट लड़ रहे थे, तो इसलिए यह हाल है। अब इससे पहले यानी 2014 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देख लीजिए फिर मांझी कैंडिडेट की जीत है, जो हमने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया था। बीजेपी के हरि मांझी 40% वोट के साथ उनको जीत मिली। रामजी मांझी आरजेडी की तरफ से लड़े, उनको 26% वोट है। और उस बार भी 2014 में भी लड़ने वाले एक कैंडिडेट जीतन राम मांझी जेडीयू की तरफ से थे, जिनको कि 16.28% वोट मिला था। यानी कि जब जीतन राम मांझी वहां से लड़े, उनको हार का ही सामना करना पड़ा।